Good morning, students. Chapter 11 The Revolt of 1857. इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस है वो करेंगे. The year 1857 was an epoch-making year in the annals of India. It witnessed the occurrence of a great event which provided a new momentum and a new direction to Indian history. जो 1857 का जो विद्रोह था, एक बाहरी विद्रोह जो था, इसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी. This epoch-making event was the Great Uprising of 1857, which is also known as the First War of Indian Independence. इसको पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी आज़ादी का माना जाता है. सीपीओ म्यूटिनी एंड एन ऑर्गेनाइज हिंदू मुस्लिम अपराइजिंग एटीसी. सिपाही विद्रोह भी, हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए वो भी, ये इस तरह के माने जाते हैं. फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट और कॉजेज ऑफ डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. यानी कि कारण बताओ भाई, ऐसा क्या हुआ कि 1857 में क्या हो गया, विद्रोह है वो हुआ. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज. पहले तो लेते हैं हम राजनीतिक और प्रशासनिक कारण. इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर. सबसे पहले तो क्या है, राजशाही जो नीति है ब्रिटिश प्रशासनिक मैटर की, वो क्या थी भाई. द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857. यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो राजशाही जो नीति थी ना, वो सबसे ज्यादा, उसने इसको सबसे ज्यादा प्रभावित है वो किया. ऑलमोस्ट ऑल द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव टू डलहौजी फॉलो ए रेगुलर एक्सपेंसेस पॉलिसी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो शुरू में प्रशासनिक अधिकारी आया, उससे लेकर लॉर्ड डलहौजी तक. लॉर्ड डलहौजी कब तक रहा भाई, 1856 तक. सब ने केवल मतलब एक विस्तारवादी नीति है उसको अपनाया, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे सीधे और चाहे वो वैसे हुए, प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष. इंडियन स्टेट वर अनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर either by the use of force or by treachery and intrigue without caring for the sentiments of Indian. Lord Wellesley followed the policy of subsidiary alliance in order to bring more and more Indian state under control the British administrators. And Lord Dalhousie make many annexation on the basis of doctrine of lapse. अब देखो दो पॉलिसी आई, एक तो सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि थी, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि लैप्स की नीति थी. इनके तहत क्या हुआ, साम्राज्य को विस्तार है वो दिया गया. दिस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कॉज resentment among the native rulers which culminated in the revolt of 1857. ये कुछ इस तरह की नीतियां थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का कारण बनी. एक है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इससे पहले हम सब्सिडरी जो अलायंस है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं, देखेंगे. The system of the subsidiary alliance was planned by Lord Wellesley in 1798.
यानी कि 1798 में किसने की थी ये? लॉर्ड वेल्जली ने। बाय फॉलोइंग दिस सिस्टम he wanted to bring maximum Indian state under control of the British East India Company। मैक्सिमम जो स्टेट है वो किसके अंडर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। द स्टेट एंटरिंग इनटू ए सबसिडरी अलायंस हैड टू एक्सेप्ट इट मेजर टर्म दीज एज फॉलो। क्या क्या थे ये? The state entering into a subsidiary alliance could not enter into an agreement without declare war against third power without the permission of the British company। यानी कि एक बार अगर कोई स्टेट इसमें शामिल हो जाता है तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी मतलब काम नहीं करेगा, किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जब तक कि ब्रिटिश कंपनी ना कहे। सेकंड उसने बताया द स्टेट एक्सेप्टिंग द सबसिडरी अलायंस नाइदर कुड मेंटेन रिलेशंस with a non-English European power, nor could employ any non-English European in its service। Third, the subsidiary state had to have a British official called the resident at his court। यानी कि इस संधि के तहत क्या होगा कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट उसको अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा। 4. The British company was responsible to protect the subsidiary state against internal disturbance and external aggression, and for this purpose a British contingent was kept in the native state। ठीक है। Fifth, the subsidiary state was to pay for the maintenance of the British contingent, जैसे हैदराबाद, अवध, तंजावर, कर्नाटक, सूरत, फरुखाबाद। अब इनमें जैसे टीपू सुल्तान था, पेशवा था, सिंधिया था, भोसले था, ये सब बात थे। वर द मेन स्टेट एंड पावर एंटरिंग इनटू द सबसिडरी अलायंस। और इस तरह से ये क्या हो गए, उसमें शामिल हो गए। बात आई फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। लॉर्ड डलहौजी वॉज हाईली एम्बिशियस एंड प्रो इम्पीरियलिस्ट। लॉर्ड डलहौजी क्या था? बहुत जबरदस्त इच्छाओं वाला आदमी था और मतलब पहले से ही राजशाही था वो। His only objective was to extend the boundary of the company's empire by hook or by crook। मतलब उसका मेन मकसद ये था कि भाई कैसे भी करके कंपनी का विस्तार हो, चाहे वो प्यार से और चाहे वो भाई लड़ाई से। He annexed सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, भगत, many other small states in the empire of the British East India Company by the doctrine of lapse। इस लैप्स की हड़पने की नीति के तहत उसने इन साम्राज्यों को क्या किया, अपने अंडर है वो कर लिया। Abolition of pension and title। Lord Dalhousie denied the pension and title of many Indian rulers to their heir। The title and pension of the ruler of Karnataka and Tanjavur were abolished, and Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa, was denied the title and pension of Peshwa after Baji Rao death। Consequently, Nana Sahib became the
sworn enemy of the British and vowed to revenge on the British with the help of other anti-British power. वो उनका क्या बन गया, दुश्मन है वो बन गया. तो एक तो कारण ये हो गया भाई रिवोल्ट का. एक कारण था disrespect to the Mughal emperor. The British attitude towards the Mughal emperor Bahadur Shah II was of disrespectful. जो अंग्रेज थे ना भाई, उनका जो रवैया था, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जो था उसके प्रति असम्माननीय था. ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, the custom of presenting gift to the Mughal emperor was stopped and later his name was removed from the coins. यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, उनको गिफ्ट देने की जो परंपरा थी वो बंद की और सिक्कों के ऊपर से उनका नाम है वो हटा दिया. गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो एंड लॉर्ड डलहौजी इवन chalk out plan to deprive the emperor of his royal place, and title of kingship. Consequently, Bahadur Shah became anti-British and his subject, especially the Muslim who held him in high esteem, got ready to avenge themselves on the British ruler. यानी कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा था, उसका महल किले सब के ऊपर कब्जा हो गया, तो बहादुर शाह भी क्या हो गया उनके खिलाफ. Blow to interest of aristocracy. As a result of the disappearance of native state and courts, the persons who had been manning high job and positions in the state were thrown out and thus were deprived of their means of livelihood. The Indian rulers were the patron of art and literature. They supported scholars, religious preachers, fakirs, etc. With the decline of the native state, this patronage too came to an end. Consequently, the condition of this class became pathetic, which led to the growth of anti-British sentiments in this class. Aligned nature of the administration. The nature of British administration in India was aligned. India was being governed by administrators, thousands of miles away in London, who were totally ignorant of the administrative organization. It means जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था भारत के अंदर, वो कहाँ से चलता था, लंदन से, जो हजारों मील यहाँ से दूर था, और बिल्कुल इंडिया के प्रशासनिक सिस्टम को इग्नोर है वो किया जाता था. बिलीफ्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ के कोई विश्वास थे, कोई परंपराएं थी, कोई और कस्टम्स थे, वो सब भी मान्य नहीं हुए. द हाई पोस्ट इन मिलिट्री एज वेल एज द सिविल सर्विस वर मोनोपोलाइज बाय द ब्रिटिश. भाई ऊपर का कोई भी पोस्ट अगर मिलती, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे सिविल में हो, वो सारी की सारी ऐसी. ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ब्रिटिश. They force law on Indian without caring for their feelings and sentiments. In further inflame the anger of Indian masses against the British administration.
तो ये भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई भाई, पढ़े लिखे लोगों को मतलब उनका ओहदा वगैरह ये नहीं मिल रहे थे तो वो भी नाराज हो गए। अनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का विलय, ये एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो रही। द नवाब ऑफ अवध हैड बीन लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल बहुत ही शुरुआती टाइम से ही अवध का जो नवाब था ना वो हमेशा उनके प्रति लॉयल रहा। बट द लॉयल्टी ऑफ अवध वाज ऑफ नो सिग्निफिकेंस टू लॉर्ड डलहौजीज इम्पेरियलिस्ट एम्बिशियस, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की जो राजशाही सिस्टम को बढ़ाने की जो इच्छा थी ना उसके सामने फीकी पड़ गई। Awadh could not be annexed on the basis of doctrine of lapse, as Wajid Ali saw. Then Nawab of Awadh had several successors. Sahadat Ali, the Nawab of Awadh, had to accept the subsidiary alliance on November 10, 1801. He had accepted all the terms of subsidiary alliances. The Nawab would disband his armed forces. उसने 1801 में क्या कर लिया था, सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लिया। शर्तें जो थी वे आर्मड फोर्स है वो नहीं रखेगा। ही वुड अलाउ द स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट्स ऑफ हिज किंगडम। ही वुड कैरी ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, वो अपना जो भी प्रशासन का जितना भी सिस्टम वो ब्रिटिश रेजिडेंट के अकॉर्डिंग ही चलाएगा। Thus, being deprived of his armed forces, it became difficult for the Nawab to maintain law and order in his state. Consequently, he started losing his control over rebel chief and talukdar, and his dependence on the British started increasing day by day. In fact, the English were very eager to bring Awadh under British rule from the very beginning. They thought that the soil of Awadh was much too suitable for the cultivation of indigo and cotton. अवध के ऊपर उनकी शुरू से नज़र थी, उनका मानना था कि यहाँ की जो ज़मीन है ना वो क्या है, कपास के लिए और इस नील के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में आए हमारे इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण भी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसे का बहाव। द ब्रिटिश ऑलवेज बिहेव एज फॉरेन मर्चेंट्स इन इंडिया। देयर मेन मोटिव वॉज टू रिटर्न होम अमेजिंग maximum money through wages, gift and present. 1/3 of the total revenue of the country was spent on the salary of company British employee and official. यानी कि ब्रिटिश कोई भी कैंडिडेट इंडिया में आता तो जाते टाइम बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाता, चाहे गिफ्ट के तौर पर चाहे वैसे। और इंडिया का एक बहुत बड़ा रेंट जो रेवेन्यू सिस्टम है ना उसके बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिश कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते उनको दिया जाता। तो पैसा जा रहा कहाँ, ब्रिटेन में। A huge amount of money was sent to England as pension of the retired British official. और एक बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ जाता, जो ब्रिटिश अधिकारी रिटायर हो जाते हैं ना, जैसे जो यहाँ जॉब करके गए थे उनकी पेंशन के लिए भी भेजा जाता। Thus further building of capital was impeded with the enhanced draining of wealth and the country started leading towards poverty and deprivation. कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत से पैसा किस किस तरीके से जाता। पहला तो ये कि भाई जो भी यहाँ जॉब करता वो गिफ्ट लेता या और कुछ लेता और बहुत बड़ा सिस्टम लेते। प्लस में 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू यानी कि 1/3 जो रेवेन्यू देश का होता वो कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते, जो ऑफिसर होते, उनकी सैलरी पर चला जाता। थर्ड सबसे बड़ी बात,
जो यहाँ जॉब करके जाते तो वहां जाने के बाद में भी जो उनको पेंशन मिलती वो भी भारत से ही जाती थी। तो इस तरह से क्या हो गया, पैसे का भाव है वो बढ़ गया।